मिडिल ईस्ट में शांति की एक बार फिर से उम्मीद जागी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि इसके बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। हॉर्मुज में नाकेबंदी के लिए उसने 15 से ज्यादा वॉरशिप उतार दिए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान पर शिकंजा कसने के कदम उठाए हैं। ईरान के साथ टकराव को लेकर और ईरान से पिछले दिनों हुई बातचीत को लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। उन्होंने कल पीएम मोदी को फोन करके उनसे लंबी बातचीत की। इन सब के बीच यूएन महासचिव ने एक बार फिर सभी पक्षों से शांति की अपील की है और कहा है कि समस्या का सैन्य समाधान संभव नहीं है। और इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एट द एंड आपको पीस टेबल पर ही आना होगा और उस पर जितने जल्दी वार्ता हो वो दुनिया के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आर्थिक मंदी और आर्थिक नुकसान का बड़ा खतरा देश भर में और दुनिया भर में मंडरा रहा है। न केवल सिर्फ मिडिल ईस्ट इसकी जद में है, बल्कि ये खतरा सबके लिए बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको वॉर ब्रेकिंग बताते हैं, क्या बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी है। अमेरिका ईरान में फिर बातचीत संभव है। इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, 2 दिन में फिर बातचीत संभव है, पाकिस्तान में फिर से वार्ता हो सकती है। तो देखिए, एक बार पहले जो इस्लामाबाद टॉक्स था वो फेल हो गया, लेकिन अभी भी देखिए बातचीत का जो दौर है, जो उस उम्मीद है बातचीत की, वो अभी बाकी है। जैसा कि ईरान की तरफ से भी पिछली बार भी स्टेटमेंट दिया गया था कि बेशक बातचीत सफल नहीं हो पाई है, लेकिन कूटनीति का रास्ता अभी भी जो है खुला हुआ है। यानी कि ईरान ने तब भी कहा था कि एक राउंड में बातचीत संभव नहीं है, एक राउंड में आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। और अब देखिए खबर यह है कि अमेरिका ईरान में फिर बातचीत संभव है। और इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा बयान, उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन में फिर से बातचीत संभव है और वेन्यू भी वही होगा जो पिछली बार होने वाला था, पाकिस्तान में ही फिर से वार्ता हो सकती है। और इंटरव्यू में ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से वार्ता में उम्मीद से कम सफलता, नए वार्ताकारों के नामों का अभी खुलासा नहीं। तो देखिए, लगातार जो अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। इंटरव्यू में कई अहम बातें इस महायुद्ध को लेकर के ट्रंप ने दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान से वार्ता में उम्मीद से कम सफलता हाथ लगी है। पिछली बार भी देखिए जेडी वेंस ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बातचीत तो अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन हम खाली हाथ लौट रहे हैं क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिनों के बाद या 2 दिनों के अंदर अंदर एक और शांति वार्ता हो सकती है, तो ऐसे में एक उम्मीद जरूर जागी है कि क्या इस बैठक में, इस बातचीत में कोई कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष तक ये जो बैठक है वो पहुंच पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये क्लियर कर दिया गया है यूएन की तरफ से भी कि इसका सैन्य ऑपरेशन के जरिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से अंत में पीस टेबल पर ही आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब जिस डायलॉग, डिप्लोमेसी की और डी एस्केलेशन की बात हम डे 1 से करते आ रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब जब इतना भारी नुकसान चारों तरफ से हो चुका है, अब ईरान को भी पता है, अमेरिका भी चाहता है। और इधर देखिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी 1983 के बाद अब जो है बातचीत हुई है। यह भी एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर है। हालांकि देखिए अभी बातचीत हो रही है, क्या बातचीत सफल हो पाती है, यह अभी बड़ा सवाल है। तो देखिए ये तमाम बड़े अपडेट्स महायुद्ध से जुड़े और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या शांति वार्ता सफल हो पाएगी या नहीं, इसी को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम डायलॉग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड यही एक ऑप्शन बचता है। यूएन ने क्लियर कर दिया है कि मिलिट्री या फिर सैन्य ऑपरेशन तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको एट द एंड मेज पर आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर दोबारा बातचीत हो सकती है। इस बातचीत को आप कैसे देख रहे हैं सर? ऑब्वियस है कि एक पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन जब इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुका है, अब कितने चांसेस है कि यह सफलता इस बातचीत में मिल पाएगी? जय हिंद। जब भी कोई इस प्रकार का युद्ध होता है
तो उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उतने इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो जो इतने समय से कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, अगर ये हम उम्मीद करें कि वो एक या दो वार्ताओं में वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और उससे उसका परिणाम निकल जाएगा, वो संभव नहीं है। तो ये बात आप मान लीजिए कि न केवल ये वार्ता एक बहुत अच्छा वेलकम इशू स्टेप है, इसके अलावा भी मैं बता सकता हूं आपको कि इस वार्ता में भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो जाएगा और शांति हो जाएगी, वो भी मुझे संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वार्ता में भी कुछ वो नीचे आएंगे, कुछ वो नीचे आएंगे। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, 3 महीनों से लगातार, कि जब तक आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको टोन डाउन नहीं करेंगे और उनको किसी के बीच मध्यम मार्ग पर लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वार्ता सफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 10 की 10 डिमांड जो ईरान की हैं वो अमेरिका को मान्य नहीं है, 15 की 15 जो डिमांड अमेरिका की हैं वो ईरान को मान्य नहीं है, तो ये अपने आप टोन डाउन होगा। तो मुझे लगता है कि पिछली वार्ता में भी कुछ चीजों में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लचीलापन दिखाया है, और अब और कुछ चीजों में लचीलापन दिखाएंगे। देखिए, मेन जो 2-3 इश्यूज हैं, एक इशू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का है। उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में शायद ईरान ने ऐसा ऑफर किया है, ये भी है कि हम 5 साल तक पूरी तरह से अपने परीक्षण पर और संवर्धन पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे, और शायद कहीं ना कहीं वो अपना जो संवर्धित यूरेनियम है उसके लिए भी उसमें टोन डाउन करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न लेबनान का है, उसमें अमेरिका को लचीलापन दिखाना पड़ेगा, वहां पर बातचीत हो रही है। एक मैं बात यहां बताना चाहता हूं आपको कि जो लेबनान और इसराइल के बीच में बातचीत हो रही है, उसको हम हिजबुल्लाह से कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। हिजबुल्लाह से इसराइल की लड़ाई लगातार चलती रहेगी और वो इस बात का यकीन करेगा। उसके बाद ये अच्छा मौका है कि जिस परिस्थिति में आज हमास ला के खड़ा कर दिया गया है, उस लेवल तक हिजबुल्लाह को कमजोर किया जाए। एक मैसेज ऐसा भी निकल करके आया है जहां पर कि लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को कहा है कि अपनी गन्स लो, अपने ड्रोन्स लो, अपने मिसाइल्स लो और अपना ईरान लो और यहां से निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं एक चीज और नजर आ रही है मुझे कि जो लेबनान की सरकार है वो भी, हालांकि उन्होंने हिजबुल्लाह को पाला है पिछले 40-50 साल से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उससे दुखी हैं, और उनकी वजह से आज लेबनान के ऊपर इतने लगातार हमले होते चले जा रहे हैं। तो मुझे वहां पर भी एक उम्मीद नजर आ रही है, जब हो सकता है कि लेबनान की सरकार और इजराइल मिल करके हिजबुल्लाह को एक तरफ हो और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें या किसी प्रकार से उनको चेकमेट करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। देखिए, कल एक डेवलपमेंट और हुआ था, और उस डेवलपमेंट में अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ कोई डिफेंस पैक्ट करने की कोशिश करी है। इंडोनेशिया क्यों? पूरी दुनिया में से इकट्ठा। वो एक क्लियर कट मैसेजिंग है कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैं तो हम स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलाक्का को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के साथ मिलके वो स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ, ये मैसेजिंग है। करेंगे नहीं करेंगे वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लियर कट मैसेजिंग है, और ये मैसेज गया है चीन की तरफ। वो क्यों? क्योंकि चीन का 80% एनर्जी फ्लो स्टेट ऑफ मलाक्का से है। तो ये चीजें आज जो जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे ओवरऑल दबाव बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, और दबाव बन रहा है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल्स पर आए, क्योंकि किसी बिल्कुल। भी युद्ध का एक समाधान, कोई भी आप फोर्स के साथ कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और युद्ध का समाधान इवेंचुअली डिप्लोमेसी के साथ ही होगा, और उस डिप्लोमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करने में आपकी सेनाएं आपकी मदद करती हैं। और ये जो अभी नजर आ रहा है, एक स्टैंडर्ड सेइंग है, हालांकि ये सेइंग न्यूक्लियर वॉर में ज्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन ये हर जगह कि टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, मतलब आप वॉर को इतना ज्यादा एस्केलेट करें वो जस्ट इस ज्वाला से बुझने से पहले एकदम से तेज निकलती है। तो वही मुझे नजर आ रहा है कि और थोड़ा एस्केलेशन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई सोल्यूशन टेबल पर आएगा। अमेरिका चाहता है कि 20 साल तक के लिए मॉरेटोरियम ईरान डिक्लेयर करे कि हम 20 साल तक कुछ काम नहीं करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में 10-12 साल, 15 साल इस प्रकार का कहीं निकल करके आए, जहां तक कंट्रोल हॉर्मुज का है उसके ऊपर भी कोई बातचीत हो, क्योंकि अब जो परिस्थिति हॉर्मुज में खड़ी हो गई है, उससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। एक बिल्कुल चीज ठीक और कहा मैं बताना माधव सर चाहता हूं आपने। कि चीन की जी तरफ क्यों है। जी
ठीक है माथुर सर, मैं वापस आती हूँ और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। आपने चाइना का जो है मुद्दा उठाया, नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो चाइना भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यूके देवनाथ सर मैं आऊंगी इस ब्रेकिंग के बाद। दूसरी शांति वार्ता की अटकलों के बीच जेडी वेंस का बयान सामने आया है। वार्ता में कुछ मुद्दों पर सफलता मिली है, अगला कदम तेहरान को उठाना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के दौरान ईरान ने अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाया है और अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अगला कदम उठाना तेहरान का काम है। अमेरिका और ईरान सप्ताहांत में इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की लंबी शांति वार्ता में किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। वॉशिंगटन का कहना है कि तेहरान ने परमाणु ईंधन के संवर्धन के अपने अधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ गलत ही हुआ, मुझे लगता है कि कुछ चीजें सही भी हुई और हमने काफी प्रगति की है। जेडी वेंस का ये बयान है। तो यूके देवनाथ सर देखिए, डेवलपमेंट्स तो हो रही है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। शांति वार्ता हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है। बेशक इतना आसान नहीं है, जैसा कि माथुर सर ने भी कहा कि इतना लंबा जब युद्ध चल गया है तो ऑल ऑफ अ सडन आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, इसको टाइम देना पड़ेगा। और अब जेडी वेंस भी कह रहे हैं कि कुछ चीजें सही भी हुई है, हमने काफी प्रगति की है, यानी एक होप जो है वो अभी भी बरकरार है सर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें जिद्दी कौन है। आ, ये एक बहुत ही अद्भुत सवाल मैंने किया। जिद्दी अमेरिका है। ईरान तो बरसों से बोल रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। अभी भी अगर ईरान मान जाता है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, अभी भी अगर ईरान मान जाता है कि यूरेनियम का शुद्धिकरण नहीं करेगा, अभी भी अगर ईरान मान जाता है, जो कि वो पहले मान चुका है बाय द वे, ईरान इन तीन चीजों को 27 फरवरी को मान चुका था जेनेवा में कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, कि वो भविष्य में यूरेनियम की शुद्धिकरण को नहीं करेगा, कम कर देगा और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको डाइल्यूट कर देगा, नरम कर देगा इंप्योरिटीज मिलाकर। ये तीन जो अमेरिका बार बार ढपली बजा रहा है, इसको वेरीफाई कौन करेगा? क्या अमेरिका? नहीं। क्या इजराइल? नहीं। और जो ईरान वेरीफाई करके रिपोर्ट देगा उस पर अमेरिका और इजराइल को यकीन नहीं होगा। तो ये जो अमेरिका बार बार अपनी ढपली बजा रहा है इन 3 पॉइंट पर कि एटम बम मत बनाओ, ईरान कह रहा है नहीं बना रहा, अमेरिका बार बार कह रहा है कि भविष्य में प्यूरिफिकेशन नहीं करोगे, यानी 5 साल 20 साल वो अलग से टॉपिक है। तो ईरान कह रहा है हम नहीं करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। और तीसरी चीज है कि उसको जो 60% प्योरीफाई किया है उसको कम कर दो प्योरिटी। ईरान तो मान चुका है तीनों पॉइंट। 27 फरवरी, मैं 27 फरवरी का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उसके एक दिन के बाद इजराइल और अमेरिका ने बम्बिंग करके आयतुल्लाह खामेनी को मार डाला। इसकी वेरिफिकेशन पूरे दुनिया में जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको मालूम है वेरिफिकेशन के लिए एकमात्र एजेंसी दुनिया में जो है, जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, लीगली ऑथराइज्ड है, पॉलिटिकली सब देश उसको चाहते हैं, वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA पिछले साल 5 बार जा चुकी है ईरान। तो अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ढपली बजा रहा है सिर्फ एक चीज के लिए कि बातचीत फेल हो जाए। IAEA को तो अभी भी ईरान इनवाइट कर चुका है फरवरी के महीने में। ईरान कह रहा है आ जाए उनकी टीम और वेरीफाई कर ले ये 3 चीजें कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, ईरान यूरेनियम को भविष्य में संवर्धित नहीं करेगा, और ईरान जो 400 किलो उनके पास 60% यूरेनियम है उसको डाइल्यूट कर देगा। IAEA टेक्निकली एंड साइंटिफिकली कंपिटेंट बॉडी है, एकमात्र दुनिया में लीगल और साइंटिफिक बॉडी है जो कि ऑथराइज्ड है। तो अमेरिका को लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अमेरिका की है कि प्रॉब्लम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अमेरिका को प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि ईरान में अमेरिका का बस चल जाए, ईरान में ऐसी सरकार आ जाए जो अमेरिका का कहना माने। ये जो बात कर रहे हैं कि 5 साल 20 साल, इसका मतलब समझिए।
अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि 5 साल तक ये सत्ता टिकी रहेगी, खामेनी की सरकार। अमेरिका को अब आइडिया हो गया कि अगले 5 साल तक वो जो ईरान की अभी की सरकार है, इनको हिला नहीं पाएंगे। हम्म। इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि और किसी को सत्ता में बिठाएं, और अमेरिका ये भांप गया है कि और किसी को अगर सत्ता में बिठाना है तो उसमें 10 साल 20 साल लग जाएगा। और इसी को ये रिजीम जो चेंज की चीज शक्ल दे दी अमेरिका ने। सर मैं वापस आऊंगी, कुछ ब्रेकिंग्स है हमारे पास। नाकेबंदी को लेकर अमेरिका का सख्त रुख। हॉर्मुज में 15 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने कई डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए हैं। तो देखिए किस तरीके से पहले ईरान तो दावा कर ही रहा था हॉर्मुज पर, अब यूएस की तरफ से जो ब्लॉकेट कर दिया गया है उससे सिचुएशन और भी जो है क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में 15 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका आगे क्या प्लान करके चल रहा है। अमेरिका ने कई डिस्ट्रॉयर्स भी यहां पर तैनात किए हैं। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर सेंटकॉम का बयान सामने आया है। यूएसएस त्रिपोली पूरी तरह तैनात है। अरब सागर में हमारी पूरी तैयारी है, सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। मिशन पर 3500 से ज्यादा नौसैनिक हमने तैयार कर रखे हैं। तो ये तमाम बयान देखिए यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से भी आ रहा है। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर सेंटकॉम का ये बयान है कि यूएसएस त्रिपोली पूरी तरीके से तैनात है, यानी कि हम तैयार हैं हर मोर्चे पर। यूएस क्या ये संदेश दे रहा है? और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है। देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब तक क्या कुछ हुआ है। 40 मिनट बातचीत हुई है दोनों के बीच में। शांति वार्ता में प्रगति की जानकारी ट्रंप ने पीएम मोदी को दी है। हॉर्मुज के हालात पर भी जानकारी दी गई है। 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई थी, जिसको लेकर के तमाम जो डेवलपमेंट्स थे वो अपने एंड से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताए हैं। तो एक तरफ देखिए जो पहले पाकिस्तान हो रहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो जाते हैं, लेकिन जब भारत की ओपन मीडिएशन पॉलिसी है तो ऐसे में देखना यह होगा कि भारत का क्या इसमें कोई रोल देखने को मिलता है। बहरहाल आपको तमाम अपडेट्स बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, रुख बड़ी खबर का। ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाया है। ईरानी तेल पर सैंक्शंस छूट नहीं बढ़ेगी। अमेरिका ये कह रहा है ईरान की संस्थाओं पर नए प्रतिबंध की तैयारी है। तो देखिए यूएस की तरफ से लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स रिलीज किए जा रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरानी तेल पर सैंक्शन छूट नहीं बढ़ेगी। ईरान की संस्थाओं पर नए प्रतिबंध की भी तैयारी है। इसके अलावा आपको बता दें और क्या वॉर ब्रेकिंग इस वक्त है। ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता की जानकारी दी। तुर्की के विदेश मंत्री को फोन किया है। क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता की जानकारी दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री को फोन किया गया है। क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट यूके देवनाथ सर और साथ ही साथ अर्जुन माथुर सर मौजूद हैं। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले ईरान दावा कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और अब अमेरिका ने भी, यूएस ने भी ब्लॉकेड कर दिया है। ये स्थिति काफी क्रिटिकल है सर दुनिया के लिए। यहीं से मोस्ट ऑफ सप्लाई दुनिया भर में होती है। तो ऐसे में अब आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बात मैंने पहले भी बताई थी इस ब्लॉकेड के पहले कि अमेरिका के पास चारा कोई नहीं है। आप देखिए अगर आप ईरान जब इसको कंट्रोल कर रहा था तो कंट्रोल, इसके शिपिंग का कंट्रोल ईरान के हाथ में था। तरीका क्या है? एक तरीका तो यह है कि आप उनके ऊपर हमला करके और उनको वहां से भगा करके और वहां पर अपना कब्जा कर लें, तब आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, जो संभव नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस जोन को कॉम्बेटाइज करें, यहां पर अपने वॉरशिप्स लगाएं और उनका कंट्रोल है तो आप भी कंट्रोल करें। अगर वो कहते हैं कि हम आपका शिप नहीं जाने देंगे तो आप यूं बताइए कि हम आपका शिप नहीं जाने देंगे। और इस काम को करने के लिए अमेरिकी नेवी के पास काफी ताकत है, वो इस काम को भली प्रकार से कर सकती है और एग्जैक्टली वही आज उन्होंने करा है। ये तमाम चीजें दबाव बनाने का प्रयास है। दबाव किस पर बन रहा है? दो जो लोगों पे जब सबसे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है,
एक तो ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत जर्जर हालत में है। ईरान को फिजिकली बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप देवनाथ सर यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि 30,000 बार बम लगाने का किसी देश के ऊपर, वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्या मतलब होता है, कितना नुकसान उनका ऑलरेडी हो चुका है। और अब जितना पूरी दुनिया के ऊपर असर है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, उससे कहीं ज्यादा असर ईरान के स्वयं के ऊपर होता है। उनका अपना पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो यहीं से जा रहा है। उनका सिर्फ एक आध दो पोर्ट इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं, चाबहार और एक आध और, तो उससे उनका 10% भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा असर ईरान के ऊपर हो रहा है। और अब अमेरिका का ये तरीका है कि वो ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से इतना दबाव बनाएंगे कि ईरान बातचीत में अपने आप को लचीला और करने के लिए तैयार हो जाए। आप एक बात देखिए कि जो दिसंबर 25 के अंत में $1 की कीमत 42,000 रियाल थी, आज उसी $1 की कीमत 13.5 लाख रियाल है। कितना उनकी जो करेंसी है वो ध्वस्त हो चुकी है। ईरान के अंदर बिल्कुल। पिछले, ये बात मैं कह रहा, दशकों का आर्थिक कुप्रबंधन इस जो रजीम है इसके द्वारा, जितना इस रजीम ने नुकसान अपने खुद के देश का किया है, उतना नुकसान मेरे ख्याल से इस रजीम ने कहीं भी नहीं किया। तो ये जो चीजें, दो तीन बातें इस रजीम की हैं जिनको समझने की ईरानी लोगों को जरूरत है कि वो क्या, वो उनका लाभ है। हर चीज अपने सिर्फ जज्बे से नहीं होती है कि हमारा खम नहीं और ये और वो। तो ये बात बिल्कुल। हमको उनको समझने की आवश्यकता है कि क्या उनके फेवर में है, क्या उनके खिलाफ है। तो जहां तक सवाल इस ब्लॉकेड का है, ये ब्लॉकेड इसीलिए लगा, जब वार्ता खत्म हुई, ये ब्लॉकेड पहले भी लगाया जा सकता था, लेकिन जब वार्ता टूटी तब उनको लगा कि किसी और प्रकार से और दबाव बनाया जाए ईरान के ऊपर, ताकि अगली वार्ता में थोड़े और वो लचीले होकर के बाहर आए। ठीक है एक बहुत माथुर बड़ा सर। मुद्दा, जी। एक चीज और, एक बड़ा भारी मुद्दा जो ईरान के एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका के, वो मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि अगली वार्ता जब भी अगर हुई या जब भी हुई, तब अमेरिका भी एक कदम आगे आकर के कहेगा कि मैं पार्शियली आपके एसेट्स को डिफ्रीज कर सकता हूं, या जो भी मेरा मेरा मतलब है कि ये लोग प्रयास ऐसा करेंगे कि अपनी अपनी जो जो चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा लचीलापन दिखाएं, कॉम्प्रोमाइज दिखाएं, और वार्ता होगी। ये जितने भी एक्शंस हो रहे हैं अमेरिका के, वो दबाव बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। और जो दूसरा मैं बता रहा था, दबाव चीन के ऊपर ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसकी भी दो वजहें। एक तो ये कि वो चीन जो है इस ईरान को बाध्य कर सकता है कुछ चीजें कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि चीन मदद कर रहा है। अगर वो कह देगा कि मैं अपनी मदद में को हाथ रोकूंगा, तो ईरान और ज्यादा परेशानी में आ सकता है, पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो वार्ता होने वाली है, शिखर वार्ता ट्रंप और शी जिनपिंग की, उसके पहले भी वो दबाव चीन के ऊपर भी थोड़ा और बनाना चाहते हैं, ताकि उसकी जो वार्ता में एक बेहतर पोजीशन पे आकर के अमेरिका बातचीत